प्रिय साथियों नमस्कार। आशा है आप सभी से कुशल प्रशंसित होंगे। आइए आरंभ करते हैं 30वां भाग आपके कृष्णपाल के स्वर में। मंगल और शुक्र के दिन रानी महालक्ष्मी के मंदिर में जाया करती थी, जो लक्ष्मी फाटक के बाहर लक्ष्मी ताल के ऊपर है। कभी पालकी में, कभी घोड़े पर, कभी पालकी पर चिक डालकर, कभी बिना चिक डाले, कभी साड़ी पहनकर, कभी पुरुष वेश में सुंदर साफा बांधे हुए, कभी बिल्कुल अकेली और कभी धूमधाम के साथ। जब पालकी पर जाती, कुछ स्त्रियां अलंकारों से लदी लाल मखमली जूते पहने, परतले में पिस्तौल लटकाए, पालकी का पाया पकड़े साथ में दौड़ती हुई जाती थीं। पालकी का आगे सवार गेरुआ झंडा फहराता हुआ चलता था, उसके आगे 100 घुड़सवार। मार्ग में विनती भी सुनती थी। एक दिन एक भिक्षुक ब्राह्मण सामने आ खड़ा हुआ। काशी से आया था, पत्नी मर गई थी, दूसरा विवाह करना चाहता था। दरिद्र होने के कारण लड़की वाला विवाह करने को तैयार न था। 400 रुपये की अटक थी। उन्हीं दिनों कुंवर मंडली में एक नया व्यक्ति भर्ती हुआ था। नाम था रामचंद्र देशमुख। देशमुख को आज्ञा दी, खजाने से इस ब्राह्मण को 500 रुपये दिलवा दो। देशमुख ने कहा, जो हुक्म सरकार। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया। रानी ने ब्राह्मण से मुस्कुरा कर कहा, विवाह के समय मुझको न्योता देना मत भूल जाना। ब्राह्मण गदगद हो गया, आंखों में आंसू बह निकले, मुंह से एक शब्द न निकला। साथियों में, सहेलियों में, जनता में, ब्राह्मणों में, अब्राह्मणों में विद्युत वेग के साथ यह बात फैल गई। ऐसी रानी के लिए, ऐसी रानी की बात के लिए, ऐसी स्त्री के सिद्धांत के लिए क्यों न लोग सहजी प्राण दे डालने को सन्नद्ध होते। दूसरे दिन रानी ने दीवाने खास में जवाहर सिंह और रघुनाथ सिंह को बुलाया। रानी कार्य की प्रगति और तेज करना चाहती थी। रानी तोपे ऐसे ढल रही हैं न जो पीछे धक्का ना दें और जल्दी गर्म न होवें। जवाहर सिंह, हाँ सरकार, बख्शी जी और उसके कारीगर इस विद्या में निपुण हैं। रानी बारूद। रघुनाथ सिंह, 3 महीने की लड़ाई के लिए तैयार है। आज से कुंवर खुदा बख्श ने और भी तेजी पकड़ी है। रानी, अच्छी बंदूकें और तलवारें भी बहुत संख्या में चाहिए। जवाहर सिंह, बन गई हैं और बन रही हैं। रानी, गोले। जवाहर सिंह, भाऊ बख्शी आधा शेर से लेकर 65 शेर तक के गोले तैयार कर रहे हैं, ठोस और पोले, फटने वाले भी। रानी, मैं चाहती हूँ कि इन सब हथियारों के चलाने वाले भी अधिकता से तैयार किए जाएं। जवाहर सिंह, जनता में बहुत उत्साह है, ऊंची नीची सब जातियाँ युद्ध की उमंग से उमड़ रही हैं। रानी, सबसे अधिक किन लोगों में उत्साह है? जवाहर सिंह, सरकार यह बताना तो कठिन है। ठाकुरों और पठानों में तो स्वाभाविक ही है। कोरियों, तेलियों, काछियों में भी बहुत उमंग है। बनियों और ब्राह्मण भी पीछे नहीं है। रानी, क्या शास्त्रियों में भी? जवाहर सिंह, वे भी तो झांसी के ही हैं, परंतु उनको जब शास्त्र पूजन से अवकाश मिलता है तब। रानी चुप रही। थोड़ी देर बाद बोली, मैं चाहती हूँ कि सब जातियों के चुने हुए लोगों को तोप बंदूक का चलाना सिखाया जाए। जवाहर सिंह ने बिना उत्साह दिखाए कहा, ये वह काम जारी है सरकार। रानी, मैं अपनी सहेलियों और कुछ अन्य स्त्रियों को बहुत अच्छा गोलंदाज बनाना चाहती हूँ। रघुनाथ सिंह, आज्ञा मिल गई है, उसके अनुसार काम किया जाएगा। रानी, किले में अन्न इत्यादि भी काफ़ी जमा कर लो, कुछ ठीक नहीं कब घेरा पड़ जाए। जवाहर सिंह, काफ़ी अन्न एकत्र किया जा रहा है और शीघ्र ही किले के कमठाने में जमा कर लिया जाएगा। रानी, चूना, ईंट, पत्थर इकट्ठा करके रखना, कारीगर भी हाथ में रहे। जवाहर सिंह, जो आज्ञा। रानी, सेना का और युद्ध का कोई भी अंग निर्बल न रहने पाए। उत्तर और पूर्व में अंग्रेजों की विजय पराजय का क्रम चालू था। लखनऊ के पतन के उपरांत उनका फिर उत्थान हुआ। शहर में, बगीचों, बारादरियों में, महलों में युद्ध होता रहा। कानपुर के सूत्र को तात्या टोपे ने फिर पकड़ा। वह ग्वालियर गया और वहाँ की अंग्रेजी हिंदुस्तानी सेना को फोड़कर अपने साथ ले आया तथा उसने अंग्रेजों के जनरल विंडम को हराया। परंतु अंग्रेज 70 सहस्त्र गोरी सेना, 9 सहस्त्र गोरखों और बहुसंख्यक सिखों का एक दल लेकर लखनऊ पहुँच गए। विप्लवकारियों ने बहुत करारे युद्ध किए। उत्तर और पूर्व के युद्धों में तात्या टोपे ने बहुत भाग लिया। अंत में जब बिठूर मिट गया और कानपुर अंतिम बार अंग्रेजों की अधीनता में चला गया, तब तात्या कालपी के आसपास से युद्ध करने लगा। जनरल रोज ने, जो उस युद्ध का सर्वश्रेष्ठ अंग्रेज जनरल था, अपनी सेना के 2 भाग किए।
एक को उसने मऊ छावनी की ओर भेजा और दूसरे को लेकर सागर की ओर बढ़ा। राहतगढ़ सागर से 24 मील के फासले पर था। यहाँ से पठान जनरल लोज का मुकाबला कर रहे थे। 4 दिन घनघोर युद्ध के बाद पठानों को किला छोड़ना पड़ा। नर्मदा के उत्तरी किनारे का अधिकांश भूखंड विप्लवकारियों के हाथ में था। इसको अपने हाथ में किए बिना जनरल लोज झांसी की ओर नहीं बढ़ सकता था। सागर और झांसी के बीच में बानपुर का राजा मर्दन सिंह और सागर का राजा बखतबली लोहा लेने को तैयार थे। अंग्रेज़ों का प्रधान सेनापति सर कोलिन कैंपबेल था। वह उत्तराखंड के विप्लव के दमन में संलग्न था। उसका मत था कि जब तक झांसी नहीं कुचली जाती तब तक उत्तराखंड हाथ नहीं आ सकता। इसलिए रोज सागर के द्वार से झांसी की ओर आ रहा था। बीच में उबड़ खाबड़ भूमि और उबड़ खाबड़ लड़ाकू जन समूह, परंतु रोज इत्यादि अंग्रेजी जनरल का विश्वास था जहां विप्लवकारियों के नेता, राजा, नवाब, जागीरदार मारे गए वहीं विप्लव समाप्त हो जाएगा। परंतु जगह जगह विप्लवकारियों के सशस्त्र दल बिखरे हुए थे। इनका दमन करने के लिए रोज ने अपनी सेना के कई भाग किए और उनको भिन्न भिन्न दिशाओं में भेजा। वह स्वयं सेना के एक बड़े भाग के साथ झांसी के लिए नारहट की घाटी की ओर आया। उसकी सेना का एक भाग सागर के राजा बखतबली का मुकाबला करने के लिए गया। वहां देखा तो बखतबली काफ़ी बड़ी सेना लिए मौजूद था। नारहट घाटी पर मर्दन सिंह की सेना भी बहुसंख्यक थी। रोज अपनी सेना लेकर मर्दनपुर घाटी की ओर बढ़ा। मर्दन सिंह ने भी उसी ओर बाढ़ मोड़ी। रोज चाहता था कि बखतबली और मर्दन सिंह मिलने न पाएं, इसलिए उसने सेना का एक भाग मर्दन सिंह को अटकाने के लिए नारहट घाटी की ओर लौटाया और स्वयं मदनपुर की ओर चल दिया। मदनपुर उस स्थल से पूर्व दक्षिण की ओर लगभग 10 मील था। मर्दन सिंह रोज की इस चाल को समझ न सका और वह मदनपुर की ओर न बढ़कर नारहट घाटी की ओर लौट आया। बखतबली के साथ रोज का घोर युद्ध हुआ। 2 पहाड़ों के बीच में मदनपुर का गांव और झील है। इस सुहावनी झील के पास ही वह भयंकर संग्राम हुआ। बहुत अंग्रेजी सेना मारी गई। खुद रोज घायल हुआ, परंतु वहां लड़ाई जीत गया। यदि मर्दन सिंह और बखतबली की सेनाओं का मेल हो गया होता तो रोज की पराजय निश्चित थी। मदनपुर की झील में रोज की सेनापतित्व का अंतिम इतिहास उसी दिन लिख गया होता। बखतबली के अनेक सरदार पकड़े गए और मार डाले गए। बखतबली की पराजय का हाल सुनकर मर्दन सिंह नाहर घाटी को छोड़कर भागा। रोज ने अपनी सेना की भिन्न भिन्न टुकड़ियों को आदेश दिया कि विप्लवकारियों का पीछा करते हुए वे उसको झांसी के निकट मिले। साथियों, भाग 30 यहीं समाप्त करते हैं। कृपया चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।